भारत में बिकने वाले स्ट्रीट फूड की बात ही कुछ और है। कम कीमत, चटपटा स्वाद और हर नुक्कड़ पर मौजूद ये फूड कार्ट्स करोड़ों लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन स्वादों के साथ साथ हमारे शरीर में और क्या क्या चीज़ें जा रही हैं? नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खाने के बारे में जो स्वादिष्ट है, सस्ता है, लेकिन उससे होने वाली बीमारियों का इलाज बहुत महंगा है। और ये कोई हवा में उड़ती बातें नहीं है, इसमें शामिल है आधिकारिक डेटा और साइंटिफिक फैक्ट जो शायद मुझे और आपको मालूम नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रहेगा। स्ट्रीट फूड कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। मेसोपोटामिया में भी लोग सड़क किनारे पकवान बेचते थे। रोमन साम्राज्य में भी सार्वजनिक स्थानों पर थर्मोपोली नाम के फूड स्टॉल्स होते थे। थाईलैंड और चीन जैसी संस्कृतियों में भी सड़क किनारे खाना खाना एक आम बात। लेकिन भारत में स्ट्रीट फूड एक अनोखी कहानी कहता है। यहाँ सिर्फ इसका जुड़ाव स्वाद से नहीं बल्कि ज़रूरत से भी है। आज़ादी के बाद शहरीकरण और बेरोजगारी ने छोटे व्यापार को बढ़ावा दिया। 1970-80 के दशक में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में स्ट्रीट फूड वेंडर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और 1990 के आते आते ये स्ट्रीट फूड वेंडर्स लोकल टूरिज्म और कल्चर का हिस्सा बन गए थे। आज की तारीख में लाखों स्ट्रीट फूड वेंडर्स करोड़ों लोगों को खाना परोस रहे हैं। यह खाना अनहाइजीन होते हुए भी हम बार बार क्यों खा रहे हैं? क्योंकि जब हम तीखा, मीठा या खट्टा खाते हैं तब हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे खुशी का एहसास होता है। यही वजह है कि इस खाने को हम बार बार खा रहे हैं। FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में बिकने वाले स्ट्रीट फूड में से 70% जो खाना है वो असुरक्षित है। 2023 में देश भर से लगभग 1,17,000 स्ट्रीट फूड और प्रोसेस्ड फूड के सैंपल लिए गए। इनमें से 29,458 जो सैंपल थे वो फेल हुए, यानी लगभग 23-24% जो खाना था वो स्वास्थ्य के लिए डायरेक्ट हानिकारक है। इन 29,000 में से भी आधे से ज़्यादा जो खाना था वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स या छोटी दुकानों से लिया गया था। दोस्तों, सड़क किनारे बिकने वाले समोसे, जलेबी, बर्गर और जो फास्ट फूड है उसमें जो तेल यूज़ होता है उसे दिन में कई बार गर्म किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है। ऐसे तेल में ट्रांस फैट का जो स्तर है वो कई गुना बढ़ जाता है और ट्रांस फैट से दिल की धमनियों में ब्लॉकेज होती है और हार्ट डिजीज का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। भारत में बिकने वाले प्रमुख सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स में फॉस्फोरिक एसिड और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई है। लगातार इनके सेवन से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, लीवर सुस्त हो जाता है और मोटापा बढ़ने लगता है। हमारे देश में दूध में पानी की मिलावट तो आम बात है, होनी तो यह भी नहीं चाहिए, लेकिन अब तो हाल यह है कि पानी में भी मिलावट आने लगी है। भारत में हर महीने लाखों नकली बोतलबंद पानी की बिक्री होती है। ये फर्जी ब्रांड्स बनकर घटिया पानी को पैक करते हैं। भारत में बिकने वाली 40% बोतलबंद पानी की जो कंपनियां हैं वो FSSAI के गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करती। आपने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों में फर्जी पानी के ब्रांड्स देखे होंगे जो बड़े ब्रांड को कॉपी करते हैं, उसी कलर का लेबल लगाते हैं, उनकी नाम की स्पेलिंग में थोड़ा बदलाव कर नाम की स्पेलिंग चला देते हैं और पूछने पर वो दुकानदार कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, पानी तो सेम ही है। लेकिन दोस्तों, फ़र्क पड़ता है। यह घटिया पानी फर्जी वाटर प्लांट से पैक होकर आता है, जिनमें ना ही कोई लैब टेक्नीशियन होता है, ना ही हाइजीन मेंटेन होती है और ना ही इस बात से कोई मतलब होता है। जब कोई अधिकारी स्तर का व्यक्ति वहाँ चेक करने जाता है तो मोल भाव करके सब सेट कर लिया जाता है और हमारे इससे सफ़र के दौरान ऐसा पानी आता है जिसमें मिनरल्स के साथ साथ स्वच्छता भी गायब होती है। ऐसे काफ़ी स्टिंग वीडियोज़ हैं जिसमें साफ साफ खुलासा हुआ है कि कई ठेले वाले एक्सपायर्ड सॉसेज, चटनी और नकली पनीर का प्रयोग कर रहे हैं। 2023 में 6,500 से अधिक फर्जी सैंपल और एक्सपायर्ड सैंपल जब्त किए गए। ये दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे बेचे जा रहे थे। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस देना राज्य सरकारों का काम है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर शहरों में 60% जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं। कानून कहता है कि इन फूड वेंडर्स को स्वच्छता और स्वास्थ्य की ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन 85% फूड वेंडर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इनकी जांच करने वाले अधिकारी पहले से ही कम है। भारत में फूड इंस्पेक्टर्स की भारी कमी है। लगभग 3.5 लाख लोगों पर एक फूड इंस्पेक्टर है। पहले तो इनकी संख्या कम है, कुछ ये लोग काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, और फिर भी अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करना चाहे और फूड वेंडर्स पर सख्ती दिखाए तो ये फूड वेंडर्स अपनी एक यूनियन बना लेते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको डर हो जाता है कि हमारा वोट बैंक कहीं टूट ना जाए, और फिर उस अधिकारी पर एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है और फिर वह अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाता। इसका खामियाजा हमें और आपको भुगतना पड़ता है, गंदा खाना खाकर और अस्पताल का एक भारी भरकम खर्च भरकर। ये कमियां सिर्फ फास्ट फूड में नहीं है,
कई मिठाइयों, चटनियों और नमकीन की सुंदरता बढ़ाने के लिए रोडामिन बी और मेल्काइट ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इनके सेवन से लिवर फेलियर, ब्लड कैंसर और डीएनए म्यूटेशन तक हो सकता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि डीएनए म्यूटेशन क्या होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरे विस्तार से समझाने की कोशिश कर रखी है। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। FSSAI ने 2023-24 में 16 राज्यों से 12,000 मिठाई के सैंपल कलेक्ट किए। इनमें से 34% मिठाइयों में सिंथेटिक रंग खतरनाक लेवल पर मिला है। हम जो मिठाइयाँ, गोलगप्पे और आइसक्रीम खाते हैं वो हमें कहाँ पहुँचा सकते हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। इन गोलगप्पों के अशुद्ध पानी में एस्केरिकिया बैक्टीरिया पनपे होते हैं, जिससे डायरिया, उल्टी और बुखार हो सकता है। आइसक्रीम डिस्पेंसर मशीन महीनों तक साफ नहीं की जाती, उसके अंदर कीड़े तक पैदा हो जाते हैं और इन आइसक्रीम्स को कलरफुल बनाने के लिए सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में जहाँ पर दूध को संपूर्ण आहार माना गया है, उसी देश में दूध में शैम्पू, यूरिया, सर्फ और सिंथेटिक मिल्क तक मिलाया जाता है। ऐसे दूध के सेवन करने से कैंसर बनता है। मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा वासी जब किसी दूसरे स्टेट के व्यक्ति से मिलता है तो बड़ी चौड़ में आके कहता है कि हमारे यहाँ पर मजबूत खाना और शुद्ध दूध मिलता है, दूध दही का खाना होता है। हमारे यहाँ पर एक प्रसिद्ध और सम्मानीय कथन भी है कि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, यानी कि हरियाणा प्रदेश में साफ सुथरा और शुद्ध दूध दही का खाना खाया जाता है। लेकिन यह जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हरियाणा में इतना मिलावटी और अशुद्ध दूध है कि हरियाणा देश में कैंसर में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। और आप ये वहम तो निकाल ही दें कि हम तो खुद गाय भैंस रखते हैं तो हमें कैसा डर। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि गाय भैंस जो चारा खा रही हैं ये उसी भूमि से पैदा हो रहा है जहां पर हम खींचकर केमिकल पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करते हैं। हर साल त्योहारों के समय देश भर में कई लाखों लीटर नकली दूध और नकली मावा पकड़ा जाता है, जिसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अब आप अपना दिमाग थोड़ा जरूर चलाएं कि क्या इन दुकानदारों को नहीं पता कि त्योहारों का टाइम है, सख्ती का टाइम है, फिर भी ये दुकानदार रिस्क लेकर नकली सामान बनाकर बेचते हैं। अब आप थोड़ा अंदाजा इस चीज़ से जरूर लगाएं कि जिस समय सख्ती नहीं है, त्योहारों का सीजन नहीं है, तब क्या क्या चीज़ें मिलकर मिठाइयाँ बनती होंगी। भारत के कई फूड प्रोडक्ट्स विदेशों में बैन हैं, लेकिन यहाँ पर खुलेआम बिक रहे हैं। यानी कि हमारी जो फूड को एक्सपोर्ट करने की क्वालिटी वो रिजेक्ट हो चुकी है। जैसे कि कई तरह के बिस्किट्स और सॉस यहाँ पर किलो के भाव से बिक रहे हैं, लेकिन बाहर ये बैन है। जनता कितनी असुरक्षित है, इसका आंकड़ा चौंकाने वाला है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 करोड़ लोग हर साल दूषित खाने और पानी से बीमार होते हैं और 1.5 लाख लोगों की इसी की वजह से मौत हो जाती है। टीवी एड्स में इन्फ्लुएंसर इस जहरीले खाने को स्वादिष्ट बताते हैं, लेकिन खुद कभी भी नहीं खाते। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो इन प्रोडक्ट्स की सिर्फ एड्स करते हैं, लेकिन कंज्यूम कभी भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है इस जहरीले खाने के नतीजे क्या हो सकते। ये सिनेमा जगत के अभिनेता अभिनेत्री चिप्स, कुरकुरे, भुजिया, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पान मसाला, बिस्किट्स, कैंडीज, टॉफ़ी, इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हमारे बच्चों को खिलवाते हैं, लेकिन खुद अपने बच्चों को कभी नहीं देंगे कि उनको पता है इससे होने वाले नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। हम ही बेवकूफ़ हैं जो इन सब लोगों को फॉलो करते हैं। और एक यूट्यूब के ऊपर फूड व्लॉगर्स, इन्होंने अलग ही गंद मचा रखी है वाहियात कंटेंट डालकर। ये ऐसे व्यक्तियों को प्रमोट करते रहते हैं जिन्हें हाइजीन नाम की चीज़ नहीं पता। ऐसे व्यक्तियों को प्रमोट करते रहते हैं जो बिना हाथ धोए खाना बनाते हैं और खाना परोसते हैं और अपने यूट्यूब पर आके बोलते हैं कि अगर आप इस जगह पर आ रहे हैं तो इस खाने को जरूर टेस्ट करें। क्या टेस्ट करें भी इस खाने का? इस खाने से होने वाली बीमारियों को टेस्ट करें हम। और उसी बीच कई फूड ब्लॉगर्स ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझते हैं, उस खाने की अच्छे से चर्चा करते हैं, उस खाने का टेस्ट कैसे डेवलप हुआ, उसकी संस्कृति कैसे डेवलप हुई, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। भारत में बच्चों को टारगेट करने वाले फूड्स में एक्सेसिव शुगर और सैचुरेटेड फैट की मात्रा WHO की निर्धारित गाइडलाइन से ज़्यादा है। भारत में 10 में से 7 बच्चे ऐसी एड्स देखते हैं जो उन्हें प्रोसेस्ड और अनहेल्दी फूड की तरफ आकर्षित करते हैं। देश में 6 से 16 साल के बच्चों की बड़ी संख्या हर रोज स्कूल के बाहर मिलने वाले अनरेगुलेटेड स्ट्रीट फूड का सेवन करती है। स्कूलों के बाहर मिलने वाले चाट मसाला, समोसे, तरह तरह के कलरफुल ड्रिंक्स में सनसेट येलो और रोडामिन बी जैसे कलरफुल जो घातक रंग है वो पाए जाते हैं। बच्चे जिस रंग को देखकर आकर्षित होते हैं वही एक घातक बीमारी की जड़ बन सकते हैं। बच्चों को विशेषकर स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब 4-5 साल की उम्र में बच्चे गोलगप्पे, समोसे और चिप्स खाना शुरू कर देते हैं तो उनका टेस्ट पैलेट खराब हो जाता है। और WHO के अनुसार अगर 10 साल से पहले किसी भी बच्चे का टेस्ट पैलेट हाई साल्ट और हाई फैट से भर जाए तो भविष्य में वह हेल्दी खाने को रिजेक्ट कर देता है। भारत के छोटे शहरों, गांव और शहरी स्लम इलाकों में बिकने वाली स्ट्रीट आइसक्रीम और मिठाई में पाए गए अल्कोहल बेस्ड कलरिंग एजेंट्स और जो प्रतिबंधित स्वीटनर हैं, इससे 5 से 14 साल के बच्चों में लीवर टॉक्सिसिटी के केस बढ़ रहे हैं।
बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भारतीय कानून क्या कहता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 के अनुसार प्रतिबंधित रंगों या रसायनों का प्रयोग करने वाले विक्रेताओं को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन नियमों का पालन केवल औपचारिक प्रतिष्ठानों पर ही लागू होता है, जबकि स्ट्रीट फूड वेंडर अक्सर बिना लाइसेंस के ही खुलेआम अपना सामान बेच रहे होते हैं। भारतीय बाजार में बिकने वाले 42% स्ट्रीट फूड स्नैक्स के अंदर एलर्जी वाले सब्सटेंस की लेबलिंग ही नहीं है। स्कूलों के बाहर बिकने वाले 58% प्रोडक्ट्स के अंदर आर्टिफिशियल कलर की मात्रा निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक पाई गई है। 5 से 14 साल के बच्चों के अंदर पिछले 3 साल में एलर्जी के मामले 31% तक बढ़ गए हैं। बच्चों के अंदर स्किन रैश और अस्थमा जैसी जो एलर्जी है, उसका मुख्य कारण असुरक्षित खाद्य पदार्थ बताए गए हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगातार आर्टिफिशियल कलर वाला खाना और अनहाइजीन खाना खाने से हाइपर एक्टिविटी और हार्मोन्स में गड़बड़ की जो शिकायतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लेबलिंग से जुड़ा हुआ कानून क्या कहता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स पैकिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के अनुसार यदि किसी प्रोडक्ट में एलर्जन मौजूद है तो उसकी स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य है। लेबलिंग में चूक या झूठी जानकारी देने पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना और लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। लेकिन 2023 में हुए निरीक्षणों में सामने आया है कि 67% स्ट्रीट वेंडर्स को इस कानून की जानकारी नहीं थी। 74% प्रोडक्ट्स में लेबलिंग या तो गलत थी या थी ही नहीं। स्ट्रीट फूड फास्ट फूड के साथ साथ कई बार हम स्टॉल पे खड़े होकर जूस भी पीते हैं और जूस में शीतलता लेने के लिए हम उसमें कई बार बर्फ़ डलवाते हैं। वो बर्फ़ ना ही तो बैक्टीरिया मुक्त होती है और ना ही वो साफ़ पानी से, फिल्टर वाले पानी से बनी हुई होती है। वो पानी बहुत गंदा होता है और उसकी बर्फ़ जब जूस में मिलती है और वो हमारे अंदर जाती है तो उसमें शीतलता और जूस के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो नहीं गए, हमारे अंदर गया जहर। हम घर पर जो टोमेटो केचप की बोतल लेके आते हैं और बड़े चाव से उसको खाते हैं और सोचते हैं कि हमने टोमेटो केचप खाई है, वो टोमेटो केचप नहीं होती। आप खुद दिमाग लगाइए कि 100 रुपये की जो टोमेटो केचप की इतनी बड़ी बोतल आती है, उस बोतल के भी अपने आप में एक कॉस्ट है। उस कांच की बोतल की, प्लास्टिक की बोतल की भी कॉस्ट है, उस पर जो ढक्कन लगता है उसकी भी कॉस्ट है, लेबल की भी कॉस्ट है और जो लेबर वर्क हुआ है उसके लिए उसकी भी अपने आप में कॉस्ट है। अब आप खुद थोड़ा दिमाग इस चीज़ में लगाएं कि 100 रुपये की बोतल है, 100 रुपये के टमाटर में क्या आपको इतनी प्यूरी मिल जाती है कि आप उसे पूरे महीने काम चला सकें? इस वीडियो और रिसर्च का किसी भी छोटे दुकानदार, ठेले वाले या स्ट्रीट फूड बेचने वाले का बहिष्कार करना और अपमान करना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों तक फैक्ट्स पहुँचाने का और उन छोटे विक्रेताओं को सफल बनाने का, ताकि वो लोग भी खुद स्वस्थ रह सकें और दूसरे लोगों को बीमारी से बचा सकें और अच्छा खाना बना के सर्व कर सकें। और इसमें सरकार, FSSAI और नगर पालिका या नगर निगम मिलकर एक छोटी सी ट्रेनिंग चला सकती हैं, जिसमें 3 दिन की ट्रेनिंग में लोगों को बताया जाए, स्ट्रीट वेंडर्स को बताया जाए कि कैसे खाने को साफ बना सकते हैं, कौन कौन से रंग और फ्लेवर्स प्रतिबंधित हो चुके हैं, तेल को कितनी बार यूज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। बहुत से रेहड़ी पटरी वाले लोग बिना FSSAI के लाइसेंस के इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि उन्हें ये प्रक्रिया समझ में ही नहीं आती, उन्हें बहुत कठिन लगती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि एक कैंप लगाकर इस सर्टिफिकेट के बारे में लोगों को बताए, स्ट्रीट वेंडर्स को बताए, समझाए और इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाए। अधिकतर स्ट्रीट फूड वेंडर्स इसलिए भी गंदगी में काम करते हैं क्योंकि आसपास नालियाँ खुली पड़ी रहती हैं, कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं और पानी की कोई विशेष व्यवस्था वहाँ पर नहीं होती। इसलिए नगर पालिका और नगर निगम को वहाँ पर पानी की टंकी, सफाई कर्मचारी की नियमित रूप से नियुक्ति और मोबाइल टॉयलेट की सुविधा वहाँ पर कर देनी चाहिए। और जो विक्रेता अच्छे से साफ सुथरे तरीके से खाना वहाँ पर दे रहा है और ट्रेनिंग को नियमित रूप से ले रहा है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से भी कुछ पहल जरूर करनी चाहिए। भारत के छोटे दुकानदार हमारी आर्थिक रीढ़ हैं। अगर उन्हें सुविधा, सम्मान, ट्रेनिंग सब चीज़ें समय पर मिले तो वो भी दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे स्वच्छ स्ट्रीट फूड वेंडर बन सकते हैं। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं, बहिष्कार बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।